हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज 5 अक्टूबर है और ये हमारा करंट अफेयर का क्लास नंबर 4 है। और ऐसे ओवरऑल ये ईपीएफओ का क्लास नंबर 15 है। हमारा क्लास जो है 15 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। डेली क्लास जो है वो रात के 10 बजे से 11:30 बजे रात में होता है। इसका पीडीएफ और डिस्कशन आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है और टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम राहुल बरनवाल है और ये मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट के बारे में देख लेते हैं। तो मई 6 को मनाया जाता है इंटरनेशनल नो डाइट डे, अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस। 7 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, विश्व एथलेटिक्स दिवस। 10 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो इस बार का थीम था शेयर्ड स्पेसेस क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीजन कम्युनिटीज, साझा स्थान, पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनाना। उसके बाद 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे और इस बार का थीम था यंत्र युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। यंत्र नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर। उसके बाद है 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। फिर और 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है। 16 मई को नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है और इस बार का थीम ये था। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। 16 मई को भी मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे। 20 मई को वर्ल्ड बी डे। 20 मई को ही मनाया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। 21 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टी डे। 21 मई को ही नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और इस पर का थीम था हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे, इस बार का थीम था डांसिंग टर्टल्स रॉक। उसके बाद 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाता है। 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर, ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, इंपॉर्टेंट नहीं उतना है। 31 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे, इस बार का थीम था अनमास्किंग द अपील, एक्सपोजिंग इंडस्ट्री टैक्टिक्स ऑन टोबैको एंड निकोटिन प्रोडक्ट्स। अपील का पर्दाफाश, तंबाकू और निकोटिन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति का पर्दाफाश, इस बार का थीम था। उसके बाद लेते हैं पर्सन इन न्यूज या अपॉइंटमेंट। तो परमेश्वरन अय्यर को वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। ठीक है, इसके पहले वो आईएमएफ में नॉमिनी डायरेक्टर भारत की तरफ से थे। इन्होंने केवी सुब्रमण्यम को रिप्लेस किया, जिनका टेन्योर हाल ही में एंड हुआ था। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको बनाया गया? परमेश्वरन अय्यर को। फिर प्रकाश मेघदम को एनएफडीसी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी बनाया गया। ठीक है। उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंटमेंट किया गया और इनको जो नालसा बॉडी होती है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, उसका एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी सूर्यकांत को बनाया गया। उसके बाद अजय कुमार रिटायर्ड आईएएस केरला कैडर के थे, ये पहले डिफेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे। इनको यूपीएससी का जो है चेयरमैन बनाया गया। इनके पहले चेयरमैन जो थे वो थी प्रीति सूडान। उसके बाद डॉक्टर जयंत विष्णु नर्लिकर, ठीक है, ये बहुत ही फेमस एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, ठीक है, खगोल वैज्ञानिक है। इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है 2004 में। ठीक है, और ये कॉस्मोलॉजी और साइंस के फील्ड में आगे रोल अपना प्ले किए हैं। ठीक है, ये जो IUCAA है उनका ये फाउंडर भी थे। ठीक है, इनको और भी बहुत सारा यूनेस्को कलिंग प्राइज, महाराष्ट्र, ये सब अवार्ड जो है वो मिला हुआ है। इनका हाल ही में निधन हो गया, इसीलिए न्यूज में ये थे। उसके बाद है डॉक्टर समीर वी कामत, ठीक है, इनको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, उसका चेयरमैन सेक्रेटरी बने हैं। DRDO के चेयरमैन भी बने हैं और इनका टेन्योर 1 साल बढ़ा दिया गया, 2026 तक यही रहेंगे DRDO के चेयरमैन। KV रविया केरला की हैं, ये केरला में लिटरेसी मूवमेंट को, साक्षरता आंदोलन को चलाने के लिए बहुत ही बड़ा ये चैंपियन थे। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद और भी कुछ पर्सन इन न्यूज देखते हैं, जैसे डॉक्टर सुबन्ना अयप्पा, ठीक है, ये आपका फेमस थी, पद्मश्री भी इनको मिल चुका है। इंडिया का जो ब्लू रिवॉल्यूशन है, ब्लू रिवॉल्यूशन किसके लिए होता है? मछली वछली को ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा डॉक्टर सुब्रमण्य अयप्पा। उसके बाद इनका निधन हो गया, इसलिए न्यूज में थी। MVR श्रीनिवासन 2029 से 2025 में इनका भी डेथ हो गया था। ठीक है, तो ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन के भी चेयरमैन थे, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के फॉर्मल सेक्रेटरी भी थे। तो इस तरह से आपको याद रखना है।
उसके बाद है नीरज चोपड़ा, ठीक है, इनको पता है आपके बारे में, जेवलिन थ्रो करते हैं ये, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे। इनको हाल ही में जो ऑडी इंडिया जो गाड़ी होती है उसका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया, ठीक है। उसके बाद है पेपी रेना, ठीक है, कौन है पेपी रेना? तो स्पेन के थे, एक्स लिवरपूल गोलकीपर, लिवरपूल से ये खेलते थे, उनके गोलकीपर थे, ठीक है। ये रिटायर्ड हो गए 42 ईयर्स के एज में, ठीक है। उसके बाद है कुछ स्टेट न्यूज़ देखते हैं। तो इंदौर जो है एंटी बेगिंग इनिशिएटिव, भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए इंदौर जो है कानून बना के लाया है, पहल किया है, ठीक है, जिसमें जो गरीब हैं उनके बच्चे, उनको एजुकेशन दिया जाएगा और उनको रोजगार भी दिया जाएगा। फिर महाराष्ट्र में आदि शक्ति अभियान चला है, महिलाओं के लिए 10.5 करोड़ है। इसमें महिलाओं का जो माल न्यूट्रिशन होता है, इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी होता है, डोमेस्टिक वायलेंस, वो सब इनको दूर किया जाएगा। फिर केरला का वृत्ति कैंपेन, ठीक है, ये जो है क्लीनलीनेस ड्राइव है, ठीक है, क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड, बॉडी भी साफ सुथरा रखो और अपने आसपास भी साफ सुथरा रखो, तो केरला का वृत्ति कैंपेन है। फिर हिमाचल प्रदेश का सरपचू कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है, त्यार त्यारप चू संरक्षण रिजर्व, ठीक है। इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में डिक्लेयर किया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व को डिक्लेयर किया जाता है। तो ये चूँकि कंजर्वेशन रिजर्व है, इसलिए इसको डिक्लेयर किया गया इसी एक्ट के अंडर में, ठीक है। ये इंडिया का लार्जेस्ट जो है कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व है यही हिमाचल प्रदेश का त्यारपचू संरक्षण रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे चूँकि ठंडा जगह है, तो ठंडा जगह में आपको यहाँ पे स्नो लेपर्ड, ठीक है, तिब्बतियन उल्फ, भराल, हिमालयन आइबेक्स, कियांग, ठीक है, तिब्बतन अर्गाली, रेयर बर्ड्स, ये सारे बर्ड्स मिलते हैं, तो ये चीज़ है। उसके बाद है उत्तराखंड ने पुष्कर कुंभ मेला 2025 स्टार्ट किया है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको अलकनंदा और सरस्वती नदी का मिलन होता है, वहाँ पे ये आपको पुष्कर कुंभ मेला 2025 उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और इस फेस्टिवल में, मेला में, साउथ इंडिया से, स्पेशली साउथ इंडिया से वैष्णो जो सेवाइट्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते थे अलवर, वो आते हैं। उसके बाद कुछ मिसलेनियस देखते हैं, विविध, ठीक है, के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, ठीक है। उस जजमेंट में, तो इस 1991 जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको तभी जो है हमारा उन पे मुकदमा चलाया जाता है भ्रष्टाचार के मामलों में, लेकिन चलाने से पहले कोर्ट का परमिशन का ज़रूरत पड़ेगा, प्रायर सेंशन का। तो जगदीप धनखड़ ने बोला कि नहीं, इस जो जजमेंट है उसको रिव्यू करने का ज़रूरत है। ऐसा नहीं होगा कि हाई कोर्ट का जो जज है जिस पे भ्रष्टाचार का आरोप है उस पर अगर मुकदमा चलाना है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर में, तो हमको प्रायर सैंक्शन करना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि इसको जजमेंट को दोबारा से देखने का ज़रूरत है, समीक्षा का मांग किया उन्होंने। फिर यशोदा एआई माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, योर एआई सखी, इसको महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में इसको लॉन्च किया गया। इसको नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने बनाया, ठीक है। ये इंडिया का पहला जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिटरेसी ड्राइव है। मतलब इसमें क्या किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा महिलाओं का एजुकेशन, लिटरेट उनको किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी का, डिजिटल सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाएगा। और टारगेट जो ग्रुप में है महिलाएं, चाहे गाँव में या सेमी अर्बन एरिया में, उन पे फोकस है। यशोदा एआई नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का है और इसको लॉन्च किया गया आपको इस यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे ए नहीं है, इसको आप ए आई कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे ए आई कीजिएगा, ए आई। उसके बाद है लकुंडी मोनूमेंट्स, कर्नाटका का है। ये ग्रुप ऑफ टेम्पल है, ये लकुंडी मोनूमेंट बहुत सारे मंदिरों का एक समूह है, ग्रुप है, जो 10th से 12th सेंचुरी में बना था। कल्याण चालुक्य और वेस्टर्न चालुक्य ने इनको बनाया था, ठीक है। इसको यूनेस्को का टेंजिबल लिस्ट में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया। और एक संस्था हमारे पास जो है इंटैक, ठीक है, आप देखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन नेशनल करके कुछ होगा, ठीक है, तो वो इसको सपोर्ट करती है। फिर आर्टिकल 143(1) क्या है ये, इसमें रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट मुर्मू जो थे, प्रेसिडेंट इसमें रिफर देता है कोई मैटर को, और सुप्रीम कोर्ट से राय मांगता है कोई भी मैटर पे, तो ठीक है। तो आर्टिकल 143 क्लाउज 1 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो कोई भी मैटर को पे कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से राय लेने के लिए बोल सकता है। ये गवर्नर को और प्रेसिडेंट को पावर देता है, ठीक है। और जो भी
प्रेसिडेंट रिफ़र करते हैं उसका जो सुनवाई होगा, मतलब उसका जो ओपिनियन देंगे उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा, संवैधानिक पीठ उसका सुनवाई करेगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 143 क्लॉज 1 वही है, अलाउज प्रेसिडेंट टू रिफर मैटर ऑफ लीगल एंड पब्लिक इंपॉर्टेंस टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। राष्ट्रपति को कानूनी सार्वजनिक महत्व के मामलों का सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित करने की अनुमति देता है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल सर्विस एलिजिबिलिटी के लिए जजमेंट दिया। उन्होंने बोला कि जो एंट्री लेवल जुडिशल सर्विस है उसमें अगर आपको जाना है तो कम से कम 3 साल का आपको लीगल प्रैक्टिस जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई जब थे तो उन्होंने एक मतलब बेंच बनाया था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। उन्होंने सभी हाई कोर्ट को और स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला कि आप रूल में चेंज कीजिए और 3 साल का जो कंडीशन है वो शामिल कीजिए। उसके बाद है इंडियाज कोस्ट लाइन मेजरमेंट अपडेट। तो भारत का जो समुद्री तट है उसके बारे में अगर बात करेंगे तो ये 48% बढ़ गया है। पहले हमारा जो कोस्ट लाइन था वो 7516 किलोमीटर था, अब ये बढ़ के 11098 किलोमीटर हो गया। कैसे बढ़ा? तो हम लोगों ने डिजिटल मैपिंग किया और अच्छा रिजोल्यूशन का डेटा के द्वारा हम लोगों ने कैलकुलेट किया और हमारा कोस्ट लाइन जो है वो बढ़ के कितना हो गया, 11098 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि देखो ये ऐसे है, ठीक है। तो अगर आप ऊपर से खींचेंगे तो आपको ये सीधा सीधा दिखेगा, थोड़ा अच्छे से नहीं खींचेंगे तो। लेकिन जब आप इसको अच्छा हाई कैमरा से खींचेंगे और डिजिटल मैपिंग करेंगे तो आपको जो ऐसा प्लेन दिख रहा था वो ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे कैसे से होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक, इस तरह से होगा। आप देख रहे हो कि आपका जो लेंथ होगा ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं? अगर इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक देखिए और यहाँ से यहाँ तक देखिए तो बढ़ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसी कारण हमारा जो कोस्ट लाइन का जो नया लेंथ है वो बढ़ गया है, ठीक है। क्यों? डिजिटल मैपिंग के कारण और हाई रिजोल्यूशन डेटा के कारण। ऐसा नहीं है कि हमारा नया लैंड मिल गया हमको, नहीं, हम लोगों ने अच्छे से उसको नाप लिया तो हमारा कोस्ट लाइन बढ़ गया। LIC को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, ठीक है। क्यों? फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सोल्ड इन ईयर। एक साल में सबसे ज़्यादा जीवन बीमा बेचने के लिए LIC को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आया है। उसके बाद कुछ प्लेस इन न्यूज़ देखते हैं तो एशियान का GCC, ठीक है, समिट हुआ है। GCC मतलब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जो पर्शियन गल्फ के आसपास कंट्री है, ठीक है, उनको GCC कंट्री बोलते हैं। उसमें 6 कंट्री हैं और एशियान में 10 कंट्री हैं। तो दोनों का कंबाइंड मीटिंग जो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है, ठीक है। क्यों हुआ है? क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ लगाया था और ग्लोबल वॉलेटिलिटी भी चेंज हो रहा है, तो किस तरह से हम उसको झेलना है, झेल पाएंगे इसके लिए। अगर GCC की बात करेंगे तो पूछ सकता है आपको GCC में कितने कंट्री है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में। याद रखिएगा इसमें ईरान नहीं है, इसमें बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है और UAE है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क एक्सरसाइज हुआ, ठीक है। कहाँ पे हुआ? 4 क्वाड कंट्री जो थे उन्होंने किया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और US, ठीक है। और कहाँ पे हुआ? ये हुआ हवाई में। हवाई कहाँ है? पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड है, ठीक है। उसके बाद कुछ बुक्स देखते हैं, ठीक है। जैसे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेज, ठीक है। फिर कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लेखक हैं नंदिनी दास। फिर विमेन लाइफ फ्रीडम के लेखक हैं चौरा माकरेमी। फिर द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन इसके लेखक हैं। द स्टार स्लाइड द वे, सुचेता राज खन्ना ने लिखा है। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, TCA श्रीनिवास राघवन ने लिखा है। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, ऑड्रे ट्रस्की ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद कुछ अवार्ड, मेडल या ऑनर्स देखते हैं। श्रीलंका का मित्र विभूषण अवार्ड जो है PM मोदी को मिला हुआ है। ये पहले इंडियन लीडर हैं जिनको श्रीलंका ने ये अवार्ड दिया, ठीक है। और ये अवार्ड जो है श्रीलंका जो देता है वो फॉरेन लीडर्स को देता है और श्रीलंका का ये सबसे उच्च सम्मान वाला, ये सर्वोच्च सम्मान का है अवार्ड है ये। फिर ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स 2025 मिला है, जो सर्न है हमारा का जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, जैसे एटलस, CMS, LIC, उनको ये मिला हुआ है। इसमें भारत के
के जो बोस इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं उनको भी अवार्ड दिया, बहुत सारे लोगों को दिया जाता है जो फंडामेंटल फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। उसके बाद है ग्रेगर मेमोरियल मेडल 2023-2024 किसके लिए दिया जाता है? मिलिट्री रिकनाइसेंस के लिए, ठीक है। पर्वतारोहण के लिए दिया जाता है, अन्वेषण के लिए, सैन्य टोही के लिए, साहसिक कार्य के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, टेरिटोरियल आर्मी, रिजर्व फोर्स, ठीक है। फिर असम राइफल्स, ये सबको दिया जाता है, ठीक है। किसको मिला है इस साल, मतलब 2023-24 में? ये विंग कमांडर डी पांडा को मिला है जो एयरफोर्स से थे। नेवी में पांडे जी को मिला है, फिर नेवी में जाट जी को मिला है, एयरफोर्स के लिए पुनिया जी को मिला है, ठीक है। और जामवाल जो है निमास अरुणाचल प्रदेश के डायरेक्टर हैं, उनको मिला है, ठीक है। थर्ड जो यशराज भारती सम्मान किनको दिया गया है? जन स्वास्थ्य सहयोग छत्तीसगढ़ का है। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन जानते हैं, प्रथम रिपोर्ट जो जारी करता है ना, एसर रिपोर्ट, सर्विस प्लस प्लेटफॉर्म उनको दिया गया है। दिया कौन है? महाराष्ट्र गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने दिया है। क्यों दिया जाता है? जो लोग हेल्थ केयर, एजुकेशन और गवर्नेंस में काम करते हैं उनके लिए दिया जाता है। उसके बाद है लॉरियस लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 मैड्रिड में हुआ था, किसको दिया गया है? वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन का अवार्ड मैंडो डुप्लेंटिस को मिला है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वीमेन का अवार्ड सिमोन बाइल्स को मिला है। वर्ल्ड टीम रियल मैड्रिड को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट केले स्लाइटर को मिला है। ब्रेक थ्रू लेमिन यामल को मिला है। कम बैक रेबेका एंड्रेड को मिला है। डिसेबिलिटी अवार्ड जियांग युयान को मिला है। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन टॉम पिटकॉक को मिला है। स्पोर्ट फॉर गुड किक फॉर लाइफ को मिला है। स्पोर्ट्स आइकन राफेल नडाल को मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद है उगाड़ी अवार्ड, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट देती है, ठीक है। किसको मिला है? माइना स्वामी को मिला है जो एक हिस्टोरियन है, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। उसके बाद है हमारा मास्टर ह्यूमर अवार्ड, ठीक है। मास्टर ह्यूमर अवार्ड ये आपका मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में दिया गया, किसको? आमिर खान को। फिर गोल्ड मरकरी अवार्ड पीस एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए दिया गया, किसको? दलाई लामा को। नेशनल यूथ अवार्ड आकाश श्रॉफ को मिला युवा स्पार्क के लिए, जिसको दिया किसने? मनसुख मांडविया ने। नेशनल यूथ अवार्ड याद रखिएगा, राष्ट्रीय युवा अवार्ड। उसके बाद है फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड, किसको मिला? सुदर्शन पटनायक को। इनके बारे में आप जानते हैं, ये तो सैंड से आप देखिए अलग अलग फोटो बनाते हैं ना, समुद्र के पास बालू से, ठीक है। ये फर्स्ट इंडियन थे। सैंड वर्ल्ड 2025 इंग्लैंड में हुआ था, वहाँ पे इनको अवार्ड मिला। उसके बाद है लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड। फिर है लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को मिला है जो एआईजी हॉस्पिटल्स से रिलेटेड है। फिर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स फ्रांस का अवार्ड है, किनको मिला है? पायल कपाड़िया को, जो फिल्म बनाती हैं, और ये कैंस की विनर भी रही थी। उसके बाद जो कांस की विनर भी रही थी। ग्लोबल वानगार्ड ऑनर गोल्ड हाउस गैला लॉस एंजल्स में दिया गया, किसको? प्रियंका चोपड़ा को। लेट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 में कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड कैप्टन राजेश उन्नी को दिया गया जो सिनर्जी मैरीन ग्रुप से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2024 इनोवेशन नवाचार के लिए दिया गया, किसको? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल स्वास्थ्य, महिला और बाल स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है, दिया गया उसकी पोषण ट्रैकर ऐप को, ठीक है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर ऐप को दिया गया प्रधानमंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2024 का। फिर गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म अवार्ड 2025 किसको दिया गया? अच्युत सामंत, जो किट और केआईसी से रिलेटेड है। वर्चुअल दलित लिटरेरी अवार्ड पी शिवकामी को दिया गया। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार पी शिवकामी, जो एक लेखक और पूर्व आईएएस भी, एक्स आईएएस भी हैं। उसके बाद है कुछ रिपोर्ट और इंडेक्स के बारे में देखते हैं। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स 2025, ठीक है, कौन रिलीज किया? इसको रिलीज करता है अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2025 के तहत ये प्रिपेयर किया जाता है ये इंडेक्स, ठीक है। इंडिया जो है 10th नंबर पे आता है ग्लोबली इन प्राइवेट एआई इन्वेस्टमेंट में। और अगर हम बात करेंगे कि कंट्री वाइज अगर हम देखें, इंडिया का रैंक जो है 170 है आउट ऑफ 36 आउट ऑफ 170 कंट्री। और अगर हम देखें कि प्राइवेट लोग कितना एआई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके अनुसार इंडिया जो है 10th नंबर पे है। फिर है मैनग्रोव रिस्क इंडेक्स 2025, ये स्विट्जरलैंड और यूएस लेके आए हैं।
इसमें देखा जाता है कि जो क्लाइमेट के कारण, ठीक है, मैनग्रोव के क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मैनग्रोव रिस्क इंडेक्स किसका है, यूएस का और स्विट्जरलैंड का है। उसके बाद डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024, ये मेटी जो है मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सर टीम है वो लेके आता है, और CSIRT, FIN और SISA लेके आता है, ठीक है। उसके बाद है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2022-23 के लिए लेके आया है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसको लेके आता है, ठीक है। इसमें लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत का रिपोर्ट जो है वो जारी किया जाता है, ठीक है। मकसद वही होता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो पंचायत के स्तर पे डिसेंट्रलाइज तरीका से हम लोग वहाँ पे लोकलाइज तरीका से ले पाएँ और पंचायत के प्रगति को माप पाएँ, ठीक है। इसमें 9 थीम्स होता है, ठीक है। पॉवर्टी फ्री लाइवलीहुड, हिंदी में भी आप देखते रहिएगा, हेल्दी पंचायत, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, वाटर सफिशिएंट पंचायत, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल जस्टिस एंड सिक्योरिटी, गुड गवर्नेंस, ह्यूमन फ्रेंडली पंचायत। इसमें जो है पंचायत को जो ग्रेड किया जाता है वो 5 कैटेगरी में किया जाता है। A+ मतलब अचीवर, 90+ इसका स्कोर आएगा। ए फ्रंट रनर 25 to 90 स्कोर आएगा। बी परफॉर्मेंस 60 to 75। सी एस्पिरेंट बोलते हैं 40 to 60। बी जो है आपका बिगनर बोलते हैं 0 to 40। उसके बाद है स्टेट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2025 वर्ल्ड बैंक लेके आता है। सामाजिक सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक लेके आता है, ठीक है। बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद है ट्रेड एंड डेवलपमेंट फॉर साइट्स 2025, ठीक है। व्यापार और विकास दूरदर्शिता 2025 अंकटाड लेके आया है। इसके अनुसार इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, जो 6.5% के स्कोर से बढ़ा है। उसके बाद है हमारा द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एशिया की यूनिवर्सिटी का रैंकिंग है, ठीक है। इसमें IISc बैंगलोर जो है वो इंडिया की तरफ से टॉप किया है और इसका ओवरऑल स्कोर की बात करेंगे तो 38 है। फर्स्ट जो है वो है आपका चाइना का सिंगुआ यूनिवर्सिटी, दूसरा नंबर पे पेकिंग यूनिवर्सिटी और थर्ड पे है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। उसके बाद गवर्नमेंट का स्कीम्स और पोर्टल के बारे में देखते हैं, तो एक है जू विन पोर्टल, ठीक है। इसमें किया जाता है, जो भी हमारे पास कितना एंटी रेबीज वैक्सीन है और कितना एंटी स्नेक वेनम स्टॉक है, मतलब जो एंटी स्नेक वेनम मतलब जो सांप काटा तो उससे बचने के लिए हमारे पास कितना दवाएं हैं, और एंटी रेबीज वैक्सीन हमारे पास कितना है, उसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है जूविन प्लेटफॉर्म पे किया जाता है। इसको NCDC, ठीक है, और UNDP ने मिलके जो है डेवलप किया है। मकसद वही है कि रेबीज के कारण और सांप के काटने के कारण जो डेथ होता है उसको कम करना। उसके बाद है पालना स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में, पहले इसका नाम नेशनल क्रेच स्कीम था, ठीक है। बाद में इसको मिशन शक्ति के अंदर नाम चेंज करके मिशन शक्ति सामर्थ्य के अंदर नाम चेंज करके कर दिया गया पालना स्कीम, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, 6 मंथ से 6 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनको क्रेच का फैसिलिटी, शिशुगृह का फैसिलिटी जो है वो दिया जाता है। साथ ही साथ उनके न्यूट्रिशन पे, हेल्थ पे, ग्रोइंग मॉनिटरिंग, इम्यूनाइजेशन, अर्ली एजुकेशन पे फोकस किया जाता है। याद रखिए ये 6 मंथ से 6 ईयर के बच्चों के लिए है और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों पैसा देती है। और इसमें सभी महिलाएं कवर है, भले ही उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कुछ हो, कितना पैसा वो कमा रही है नहीं कमा रही है उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। परमानेंट है, टेम्पररी है, सारा चीज़। उसके बाद है इंडिया स्किल्स एक्सीलरेटर इनिशिएटिव, भारत कौशल त्वरक पहल, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। ये पब्लिक प्राइवेट स्किलिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर जो है स्किल देता है, लोगों को कौशल देता है, ठीक है। और इसमें ताकि हमारा जो वर्क फोर्स हो, जो हमारा कार्य बल हो, श्रम बल हो, वो फ्यूचर रेडी हो पाए, इंडस्ट्री का जैसा नीड है उसके अनुसार वो कौशल सीख पाए, ठीक है। मकसद वही है कि भारत को स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना, विश्व की कौशल राजधानी बनाना। फिर है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, MEIT का है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ये एक पोर्टल भी है और ये गाइडलाइंस भी देता है, ठीक है। मकसद वही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक का मैन्युफैक्चरिंग भारत में है उसको बूस्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है निवेशक दीदी, फेज़ 2 इसका लॉन्च किया गया। ये IEPFA और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का है, ठीक है। ये वीमेन लेड फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम है। क्या है निवेशक दीदी, महिलाओं को वित्तीय जो है साक्षरता प्रोवाइड करना इसका मकसद है, ठीक है। इसमें 40,000 से ऊपर वीमेन पोस्टल जो वर्कर्स हैं उसको ट्रेंड किया जाएगा निवेशक दीदी के रूप में, और फोकस जो किया गया है वो गाँव के और जो हमारा वंचित क्षेत्र हैं, अंडर सर्व्ड रीजन से उन पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों HEALD इनिशिएटिव, हेल्थ इनिशिएटिव, फुल फॉर्म इसका है हेल्दी लीवर एजुकेशन एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज प्रिवेंशन। नाम से पता चल रहा है लीवर
और उससे रिलेटेड जो डिजीज होते हैं उसके बारे में। इसको अमित शाह लॉन्च किए हैं। वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है उस दिन। ये अलग अलग सेक्टर में काम करेगा, जैसे लोगों का अवेयरनेस जनरेट करना, स्क्रीनिंग करना कितने लोगों को है नहीं है, होने के बाद फिर उनका ट्रीटमेंट करना और फिर काउंसलिंग भी करना, उनको परामर्श भी देना। ये इसको हेल्थ इनिशिएटिव बोलते हैं। किसके लिए है? हेल्दी लीवर एजुकेशन और अल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज को रोकने के लिए। फिर है अक्षय डिजिटल वॉलेट। सीड्स इंडिया का ये है। फुल फॉर्म इसका है आपदा क्षति विवरण। ठीक है, अक्षय का फुल फॉर्म क्या है? आपदा क्षति विवरण। आपदा के कारण कितना क्षति हुआ उसको लिखे। फिर एक ई डिजास्टर वॉलेट भी बना है जो हाउस होल्ड लेवल पे होगा, सेल्फ रिपोर्ट डिजास्टर लॉस। यहाँ पे जो हाउस होल्ड होगा, जो परिवार होगा, वो बोलेगा कि कितना हमको लॉस हुआ है, वो बताएगा, उसको वो ई डिजास्टर वॉलेट बनाएगा। इसको पायलट प्रोजेक्ट पे लॉन्च किया, मतलब कि किसी कुछ फिक्स एरिया में लॉन्च किए। यूपी, असम और वेस्ट बंगाल के 5 डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया है। इसमें इकोनॉमिक लॉस और नॉन इकोनॉमिक लॉस, जो इकोनॉमिक लॉस हो पैसे वैसे का लॉस हो, घर वर का लॉस हो, नॉन इकोनॉमिक लॉस जो है गैर आर्थिक हानि, उसको भी ध्यान रखा गया है। इसको बोलते हैं एक्चुअली डिजिटल वॉलेट। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, क्योंकि आपदा वापदा जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है। फिर है महासागर इनिशिएटिव 2025 का है। फुल फॉर्म है म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, तो जो सागर इनिशिएटिव था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसके पहले महा लगा दिया गया, मतलब म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिर्फ मेरीटाइम सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना। सिर्फ हम लोग इसमें समुद्री सुरक्षा से ध्यान देने नहीं देते, बल्कि उसका इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल कॉपरेशन पे भी ध्यान देते हैं, आर्थिक एवं भू राजनीतिक सहयोग पे भी ध्यान देते हैं। ठीक है, इसके इसमें पार्टनरशिप को बढ़ाया गया है। पहले इसमें जो बे ऑफ बंगाल के आसपास होता था वही, लेकिन अब नहीं, अब अफ्रीका, एशियान, पैसिफिक आइलैंड, लैटिन अमेरिका को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है मिशन अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई चीज़ को खोजना पाना। ठीक है, तो गवर्नमेंट एलोकेट कर रही है मिशन इनोवेशन अन्वेषण के तहत 720 करोड़ 2025 से 6 तक। इसमें क्या किया जाएगा? जो ऑयल है और जो गैस का भंडार है रिजर्व है सेडिमेंट्री बेसिन में, उसको खोजा जाएगा। और कहाँ कहाँ फोकस किया गया है? गंगा यमुना के क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में, सौराष्ट्र के क्षेत्र में, डेक्कन सिंक्लाइन, कडप्पा, ठीक है, कृष्णा गोदावरी और छत्तीसगढ़ के बेसिन में। ठीक है, इसमें 2D और 3D सर्वे किया जाएगा। और इसका मकसद यही है कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंसी बनाना। उसके बाद है नेशनल जीरो मिसल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन। तो मिसल्स और रूबेला आपको पता है, इसको ख़त्म करना, ये जो इसको हम वैक्सीन के द्वारा ख़त्म कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया है। ठीक है, और इसको वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जब चलता है 24 से 30 अप्रैल तक, विश्व हमारा जो टीकाकरण सप्ताह चलता है, उसी के समय इसको लॉन्च किया गया था। मकसद वही है कि 2026 तक जो मीजल्स है, जो खसरा है और जो रूबेला है, उसको ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसको मिशन इंद्रधनुष से जोड़ दिए। फिर है एआई किरण इनिशिएटिव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किरण इनिशिएटिव। इसमें क्या किया जाएगा? महिलाओं का क्या क्या भूमिका होगा, नेतृत्व कैसे वो करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उस पर ध्यान दिया गया है। इसमें वैदिक साइंस वुमेन और पीएसए के ऑफिस से इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, और इंडिया का जो एआई मार्केट अगर हम देखेंगे वो 2027 तक $7 बिलियन बढ़ सकता है। और सिर्फ अगर इसमें सिर्फ मेल पे ध्यान देंगे, फीमेल पे ध्यान नहीं देंगे, तो जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रोथ होगा वो कहीं न कहीं एक तरफ़ा होगा। इसीलिए महिलाओं पे फोकस किया गया है एआई किरण इनिशिएटिव के द्वारा। उसके बाद हम लोग जो है कुछ इकोनॉमी का करंट अफेयर्स देखते हैं। तो न्यू पंबन ब्रिज जो बनाया गया है वो तमिलनाडु में बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका इनॉग्रेट किया है, उद्घाटन किया है। और ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। मतलब ये ब्रिज ऐसा है, जब ठीक है, जब इधर से कोई जहाज जाएगा तो ये ब्रिज जो है ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, तो जहाज आसानी से पार हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वर्टिकल ये लिफ्ट कर रहा है ब्रिज, इसलिए इसको वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बोलते हैं। और ये भारत का पहला जो है भारत का पहला जो है वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। ठीक है, इसका लेंथ है 2 किलोमीटर के आसपास, और ये पाक स्ट्रीट में, पाक स्ट्रीट आपको पता है। ठीक है, इसको आरबीएनएल रेलवे विकास निगम लिमिटेड, जो एक पीएसयू नवरत्न कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, उसने इसको डेवलप किया है। ठीक है, इससे क्या होगा, रामेश्वरम जो हमारा है उससे कनेक्टिविटी करने में मदद मिलेगा। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु का अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ देखेंगे तो इसका याद रखना है कि इसका हाईएस्ट रियल जीडीपी ग्रोथ हुआ है तमिलनाडु का। हाईएस्ट रियल जीडीपी ग्रोथ 2024-25 में किसका हुआ है? तमिलनाडु का हुआ है। हाईएस्ट इसका नॉमिनल ग्रोथ रेट भी हुआ है, और बेस्ट स्टेट परफॉर्म किया है लास्ट 10 ईयर्स में। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है
पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS सर्वे 2024 का, इसके अनुसार आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो है 2024 का, इसके अनुसार जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी दर है 15+ में, वो आपका कम हुआ है 5% से 4.9%। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है 4.2%। अर्बन फीमेल का अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो घटा है, 8.2% हुआ है। अर्बन मेल का अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है, तो बस इसको पैटर्न याद रखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट ओवरऑल घटा है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट 4.2 है, फीमेल का अनएम्प्लॉयमेंट घटा है, मेल का बढ़ा है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, और अर्बन जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है 51% बढ़ गया। ठीक है, वहीं अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ओवरऑल देखेंगे तो वो कम हुआ है, लेकिन अर्बन एरिया का बढ़ा है। ठीक है, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो घटा है, ये चीज़। उसके बाद है IIM अहमदाबाद ने अपना जो है विश्व में कैंपस खोला है दूसरे देश में, जिसने UAE के गवर्नमेंट के साथ जो है एग्रीमेंट साइन किया है, जहाँ पे IIM अहमदाबाद जो है कुछ कैंपस अपना जो है दुबई में खोलेगा। ठीक है, उसके बाद है एयर पैसेंजर ट्रैफिक ग्रोथ। एयर मतलब हवा से ये हवा वायुयान से कितने लोग ट्रैवल करते हैं, तो उसको लेके है। तो इसमें इंडिया ने सबसे ज़्यादा जो है लोग फ्लाइट से ट्रैवल किए हैं पूरे विश्व में, चाइना को इसने पीछे छोड़ दिया। ठीक है, इंडिया का ग्रोथ देखेंगे अगर एयर पैसेंजर में, तो वो बढ़ रहा है लगातार, 10.5% हो चुका है, चाइना बढ़ा है 8.9%। ठीक है, उसके बाद विजिगम पोर्ट केरला में है, ये भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। यहाँ पे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले लिया जाता है, तो भारत का पहला सबसे गहरा जो है फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है विंझियम। ठीक है, विजिंगम पोर्ट, और ये केरला में है। ठीक है, इसको PM नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन इसका किया है। 8,900 करोड़ का ये बनेगा, ये PPP मॉडल में बनेगा। ठीक है, और अदानी ग्रुप जो है इसको डेवलप कर रहा है। ठीक है, और इस अदानी ग्रुप में केरला गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, PPP तभी है, पब्लिक प्राइवेट। तो अदानी भी सपोर्ट कर रहा है, केरला गवर्नमेंट कर रही है, केरला गवर्नमेंट का ज़्यादा इसमें शेयर है। ठीक है, इससे क्या होगा, इंडिया का जो शिपिंग हब जो है एम्बिशंस है, ठीक है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह जाने का भारत के द्वारा, तो बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं FDI इन न्यूक्लियर एनर्जी। तो एक प्रपोजल है, प्रस्ताव है कि FDI अभी हम लोग जो है अलाउ करेंगे, 49% करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी में। अभी हम लोग बजट में FDI कितना है, 26% है। ठीक है, मतलब 26% शुरू में करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद इसको 49% कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल MICT, इसको इनॉग्रेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने, सर्बानंद सोनोवाल ने। भारत का सबसे बड़ा वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल, बड़ा सा जहाज है जहाँ से लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमने जाते हैं। ठीक है, इसमें एक बार में आप 10,000 पर्सन उसमें जा सकते हैं। ठीक है, और 5 शिप को ये हैंडल कर सकता है। उसके बाद है डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प जो है इंडिया UAE के बीच में हुआ है, ये बाई लेटरल है, दो देश हैं, इंडिया UAE द्विपक्षीय है, और ये आपका ट्राई सर्विस है। ट्राई मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों इसमें है, और HADR है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स। तो डिजास्टर के लिए और ह्यूमैनिटेरियन मानवता का सहयोग करने के लिए एक्सरसाइज है। ठीक है, ये विशाखापट्टनम में इसको हम लोग किए थे, हार्बर फेज था, और सी फेज था काकीनाडा में, और इसमें INS जलाश्वा, घड़ियाल, मुंबई शक्ति, ये सब पार्टिसिपेट किया। बस इतना इंपॉर्टेंट है। टाइगर ट्रम्प किसके बीच में होता है, इंडिया USA, काफ़ी रहेगा। फिर इंडिया आर्मी का एयर डिफेंस व्हाइट टाइगर डिवीजन उसको बोलते हैं। इंडियन आर्मी का एयर डिफेंस जो है, देखो इंडियन आर्मी में भी एयर डिफेंस के लिए होगा। ठीक है, उसका मेंबर लोग जो इंडियन आर्मी के जो एयर डिफेंस में पार्टिसिपेट करते होंगे। ठीक है, हर फोर्स के पास, जैसे आर्मी के पास भी नेवी का रहता है कुछ ऑफिसर्स, ठीक है, और कुछ जो है एयर फोर्स के होते हैं। ठीक है, एयर फोर्स वाले में भी कुछ नेवी का होगा, कुछ आर्मी का होगा। ठीक है, नेवी वाले के पास कुछ आर्मी का होगा, कुछ एयर फोर्स का होगा। ठीक है, तो उसी तरह से इंडियन आर्मी का जो एयर डिफेंस है उसका नाम है व्हाइट टाइगर डिवीजन। ठीक है, उसके बाद INS सुनन्या, क्या है, ये इंडियन कोस्टल शिप है, सागर इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और ये पोर्ट ऑफ कॉल में हुआ था तंजानिया में, जिसका नाम है दर एस सलाम। ठीक है, फिर INS वर्षा नेवल बेस कहाँ पे बनाया जा रहा है, INS वर्षा, ये आंध्र प्रदेश के रामबिल्ली में बनाया जा रहा है। ठीक है, बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है BM-04 मिसाइल, DRDO ने बनाया है, ये शॉर्ट रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब यहाँ से छोड़िए ऐसे करके घूम के इधर जाएगा। ठीक है, 400 से 1500 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है जो मार सकता है, रेंज। ठीक है, ये 2 स्टेज है, सॉलिड फ्यूल, दोनों स्टेज में सॉलिड फ्यूल इसमें लगा हुआ है, और हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी है इसका। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर नेक्स्ट है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, LGLRGB।
ये लॉन्ग रेंज है और ये भी जो है आपको 100 kg तक का सामान को ले पाएगा बम्बू। इसको सुखोई MK1 से इसको लॉन्च किया गया है। गौरव, ये एक तरह का क्या बॉम्ब है, ठीक है। इसका रेंज जो होगा 100 किलोमीटर है। इसको आप इंडियन नेवल शिप सेटेलाइट या डिजिटल कंट्रोल कर सकते हैं और प्रिसीजन स्ट्राइक इससे कर सकता है, सटीक प्रहार कर सकते हैं। फिर MK2A डायरेक्टर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, ठीक है, DEW डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। DEW क्या है? MK2A ये इंडिया का पहला जो है हाई पावर लेजर वेपन है, ठीक है। हाई पावर लेजर वेपन है MK2A। इसको चेस DRDO ने बनाया है और इसको टारगेट किसके लिए किया गया है? ड्रोन को उड़ाने के लिए और स्वार्म को, मतलब बहुत सारा ड्रोन आ जाता है तो उसको उड़ाने के लिए काम करते हैं। इसको स्वार्म बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्साइज दस्तलिक इंडिया उज्बेकिस्तान में होता है, इस बार पुणे में हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया बाल बलिकथन 2025 फिलीपींस और USA में होता है एक्साइज बलिकथन, ठीक है। ये बायलेटरल है और लार्जेस्ट बायलेटरल ड्रिल है। लगभग 19 नेशंस के ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद है एक्साइज डेजर्ट फ्लैग UAE में हुआ ये, ठीक है। अल दाफरा एयरबेस में UAE में हुआ। इसमें पार्टिसिपेट बहुत सारे देश किए, इंडिया, UAE और भी बहुत सारे लोगों ने किया। इंडिया यहाँ पे एक MiG-29 को भेजा था और जगुआर को भेजा था, ठीक है। उसके बाद है INS सूरत। ये MRSAM टेस्ट किया INS सूरत में। MR मतलब मीडियम रेंज और SM मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल टेस्ट हुआ INS सूरत से, इंडियन नेवल शिप सूरत से, ठीक है। इसको MRSAM को इंडिया इजराइल ने मिलकर बनाया था, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद है एक्सरसाइज इनी ओकोस 25 ग्रीस में हुआ, ठीक है। यहाँ कहाँ पे हुआ? ग्रीस में, इलिस रीजन में हुआ, एयरबेस में अंड्राविडा में, ठीक है। तो ये चीज़ है। यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सुखोई 30 MK1 IL-78 और C-17 जो ग्लोब मास्टर है वो गया था, ठीक। फिर एक्साइज अक्रामैन है, इंडियन एयरफोर्स का है, ठीक है। ये सेंट्रल सेक्टर में किया जाने वाला सबसे बड़ा जो है वॉर गेम एक्साइज है। जब युद्ध होगा तब कैसे आप लड़ोगे? सेंट्रल सेक्टर मतलब ये इंडिया है, ठीक है। ये इंडिया है। तो ये नॉर्थ पार्ट हो गया, ये आपका ईस्ट पार्ट हो गया, ये साउथ और ये सेंट्रल। तो सेंट्रल पार्ट में अगर बाहर से कोई अटैक होगा तो कैसे हम उसको डील करेंगे? इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने एक्साई आक्रामैन को शुरू किया। आक्रामैन नहीं है, आक्रमण है, ठीक है। क्या है? एक्साइज आक्रमण, ठीक है। ये माउंटेन में कैसे हम लोग लड़ेंगे और ग्राउंड टेरेन पे कैसे लड़ेंगे उसके लिए। उसके बाद इन्वायरमेंट का करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट का करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है। चीता जो प्रोजेक्ट है उसको देख रेख करने के लिए, संचालन करने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बनाया गया। इसमें चीता का आपको पता है, हम लोग जो कूनो नेशनल पार्क है, ठीक है, MP का, वहाँ से उसको गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी MP में लेके जा रहे हैं। इसके लिए कमेटी बनाया गया है, चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी, NTCA ने बनाया है। प्रोजेक्ट चीता को 2022 में लॉन्च किया गया था, जिसमें हम लोग नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से टोटल 20 चीता को लेके आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर और सचिवालय सेक्रेटेरिएट जो है वो इंडिया में है। इंडियन बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया गया था 2023 अप्रैल में, जब प्रोजेक्ट टाइगर का 50 ईयर्स हो गया, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंट इसको कौन करता है? NTCA के द्वारा ये किया जाता है, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इसमें 7 जो बड़ी बिल्लियाँ हैं, जैसे टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, हिंदी में भी आप देखते रहिए, स्नो लेपर्ड है, प्यूमा है, जैगुआर है, चीता है, उसको संरक्षण किया जाता है इंडियन बिग कैट अलायंस के द्वारा। नेक्स्ट हमारा आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स, आर्कटिक भू राजनीति, ठीक है। आर्कटिक बहुत तेज़ी से दोस्तों गर्म हो रहा है, जितना पूरा विश्व गर्म हो रहा है उसके 4 गुना ज़्यादा आर्कटिक हमारा गर्म हो रहा है, ठीक है। तो आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स में आर्कटिक रीजन आता है कनाडा, रसिया, ग्रीनलैंड, नॉर्डिक कंट्री, नॉर्डिक मतलब नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अलास्का, ये सब आता है। अगर ये बर्फ पिघलेगा तो नया जो है समुद्री मार्ग का पता चलेगा, नॉर्दर्न सी रूट, नॉर्थ वेस्ट पैसेज, ये सब। अभी उसको स्वेज कैनाल या पनामा से होते हुए नहीं जाके आप ऊपर से ही जा सकते हैं, ठीक है। रसिया का जो हाफ आर्कटिक, रसिया में पूरे आर्कटिक का आधा कोस्ट लाइन जो है रसिया में है और रसिया में जो है मिलिट्री प्रेजेंस भी अपना आर्कटिक में बढ़ा रहा है। US और नाटो भी अपना आर्कटिक प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ा रहा है। चाइना ने डिक्लेयर किया नियर आर्कटिक स्टेट इन्वेस्टिंग हेवली, आर्कटिक में भी चाइना भी जो है नियर आर्कटिक स्टेट को खुद को घोषित किया कि हम भी तो आर्कटिक के नज़दीक हैं, निकट आर्कटिक राज्य, राज्य मतलब यहाँ पे देश होगा, और वहाँ पे भारी निवेश कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना है ये सब छोटा छोटा चीज़। उसके बाद है टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट। तो बाघ जो
टाइगर रिजर्व के बाहर है उनको संरक्षण देने के लिए मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर दिया और एनटीसीए इस प्रोजेक्ट को जो है वो आपका निगरानी करेगा, देखेगा। ठीक है, इसमें टाइगर का जो जनसंख्या है वो 30% टाइगर की जनसंख्या को जो है वो आपका रिजर्व के बाहर रह रहा है। मतलब लगभग भारत में 3000 के आसपास टाइगर है, उसमें से 1100 टाइगर जो है वो आपका टाइगर रिजर्व, टाइगर जो हमारा अभ्यारण्य है उसके बाहर रह रहा है। तो उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट, मानव वन्यजीव जो संघर्ष है वो कम हो जाएगा और कर्व पोचिंग और शिकार पर भी अंकुश लगेगा। ठीक है, इसको हम लोग शुरू में अभी 10 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किसको, टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट को। फिर है यूएनएचआरसी रिजोल्यूशन इन प्लास्टिक। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने प्लास्टिक्स पे एक रिजोल्यूशन लाने का बात किया गया है। ठीक है, इसने बोला है कि प्लास्टिक पोल्यूशन के बीच में और ओशियन प्रोटेक्शन के बीच में और राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट दोनों सभी चीज़ों में आपस में रिलेशन है। ठीक है, और इसने जो है ह्यूमन राइट कमीशन का जो रिजोल्यूशन 2021 था और यूएनजी ने 2022 का जो रिकॉग्नाइज किया था कि राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, उसमें अगर किसी प्लास्टिक पोल्यूशन होगा तो कैसे जो है आपका इन्वायरमेंट क्लियर रखेंगे, तो उसका ह्यूमन राइट वायलेशन होगा, क्योंकि ये राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, स्वच्छ जो हमारा पर्यावरण है उसका अधिकार है। नेक्स्ट हमारा है कजाकिस्तान में रेयर अर्थ का डिस्कवरी हुआ, दुर्लभ, यहाँ पे रेयर अर्थ, दुर्लभ पृथ्वी, यहाँ ये करिए रेयर अर्थ मिनरल्स कर दीजिए, रेयर अर्थ मतलब दुर्लभ पृथ्वी खनिज का यहाँ पे खोज हुआ। और कहाँ पे हुआ, वो जगह का नाम ये याद रखना है, इसका नाम है कुई रेक्तिया कोल। क्या नाम है, कुई रेक्तिया कोल और काराकांडा। तो आपसे पूछ सकता है काराकांडा या क्यू रेक्तिया कोल जो था वो कहाँ पे है, तो कजाकिस्तान में, जहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स का डिस्कवरी हमारा हुआ। तो अगर ये हमारा कजाकिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल का बढ़ेगा प्रोडक्शन, तो अभी मैक्सिमम जो 90% जो हमारा रेयर अर्थ डिस्क आता है वो आता है चाइना से। तो अगर कजाकिस्तान में मिलेगा तो चाइना पे जो निर्भरता है वो कम होगा, डिपेंडेंसी कम होगा। फिर है ब्लैक रैट्स। ठीक है, तो मेडागास्कर में आपका ब्लैक रैट्स न्यूज में था, क्योंकि बोला जाता है जो हंटा वायरस है, तो हंटा वायरस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ब्लैक रैट्स बढ़ा रहा है। जो हंटा वायरस होता है ये अगर यूरिन से कनेक्ट में आ गया है तब हो जाएगा, या फिर लैट्रिन से, या फिर चूहा के सलाइवा से। ठीक है, और ये लोकल कम्युनिटी से ज़्यादा प्रभावित होती है, किससे, हैंटा वायरस से, जिसको चूहा जो है काला चूहा फैलाता है। फिर है आपका डोमोइक एसिड क्राइसिस, ये कैलिफोर्निया, इससे जो है कैलिफोर्निया के जो सी लायंस है, ठीक है, उससे प्रभावित है। हुआ क्या कि ये जो हमारा डोमोइक एसिड क्राइसिस है, ये जो अलगल ब्लूम हो जाता है तो उससे न्यूरोटॉक्सिन निकलता है। न्यूरोटॉक्सिन जब निकलेगा तो समुद्र में ये जो जीव जंतु रहते हैं यहाँ पे, सी लाइन्स जो है उसका नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। ठीक है, उसमें उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, डिसओरिएंटेशन और सीजर उनको हो सकता है। तो इसलिए डोमोइक एसिड क्राइसिस न्यूज में था, जिससे कैलिफोर्निया के जो सी लायन है, कैलिफोर्निया समुद्री जो हमारा शेर है, सिंह है, वो उससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, फिर है माउंट अस्पर वोल्केनो। माउंट अस्पर वोल्केनो अलास्का में ये न्यूज़ में था, हाल ही में यहाँ पे बहुत सारा अर्थक्वेक आया है। ठीक है, और ये स्ट्रेटो वोल्केनो है, मतलब स्ट्रेटो वोल्केनो का मतलब यहाँ से जैसे एक लेयर आया, फिर दूसरा लेयर आया, फिर तीसरा लेयर आया, चौथा लेयर, बहुत ऊंचा लेयर, उसको हम लोग स्ट्रेटो वोल्केनो बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रेटा होता है, मतलब बहुत सारा लेयर्ड होता है, उसको हम लोग स्ट्रेटो वोल्केनो बोलते हैं। ठीक है, और एंडेसाइट से ये बना है, और बर्फ और स्नो में ये कवर्ड है, क्योंकि ठंडा एरिया है अलास्का, तो वहाँ पे इस तरह से। ठीक है, और डर डर है कि फ्यूचर में ये फिर से फटेगा। ठीक है, फिर है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, उड़ीसा में है, इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, और ये भारत का 107 नेशनल पार्क है, सेकंड उड़ीसा में है। इसके पहले भीतरकनिका जो है भारत है आपका कहाँ पे, अ, उड़ीसा में। ये सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है ये वर्ल्ड का एकमात्र हमारा टाइगर रिजर्व है जहाँ पे आपको मेलानिस्टिक टाइगर्स मिलते हैं, जहाँ पे आपको मेलानिस्टिक टाइगर मिलते हैं, मतलब अलग अलग कलर के टाइगर मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड का एकमात्र हैबिटेट टाइगर रिजर्व यहाँ पे आपको मेलानिस्टिक टाइगर मिलता है, उसका नाम है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, फिर पंजाब में लेपर्ड सफारी प्रोजेक्ट शुरू किया है, ताकि टूरिज्म भी रहे, संरक्षण भी रहे। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल न्यूज। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है इंडिया और म्यांमार के बीच में स्टार्ट किया गया। जब म्यांमार में भूकंप आया तब इंडिया ने वहाँ पे लोगों को सपोर्ट करने के लिए खाना, मेडिसिन और शेल्टर्स दिया। ठीक है, तो इसको ऑपरेशन ब्रह्मा बोलते हैं। उसके बाद है हमारा
प्रोजेक्ट सी क्योर यूके का है, एक पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें सी वाटर से, समुद्र के पानी से CO2 को डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। इससे क्या होगा, समुद्र में CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट सी क्योर किसका है, यूके का है, ठीक है। उसके बाद है EU, इंडिया का नेवल कॉपरेशन हुआ है जिसका नाम है यूना यूना EUNAVFOR, ठीक है। इसको ऑपरेशन अटलांटा भी बोलते हैं। ये ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है इंडिया नेवी और EU के का है, ठीक है। उसके बाद है मोरक्को वाटर हाईवे प्रोजेक्ट। मोरक्को ने वाटर हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसमें हम लोग मोरक्को क्या कर रहा है, जो सीबू नदी है, ठीक है, उसका पानी ये रबत और कैसाब्लांका नदी में ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो और इससे क्या होगा, वो नदी, एक नदी में ज़्यादा पानी होगा, दूसरी नदी में डाल दोगे तो जो सूखा का समस्या है और क्लाइमेट चेंज का समस्या है वो हमारा कम होगा, ठीक है। फिर है ओटावा ट्रीटी। ओटावा जो हमारा संधि है, ट्रीटी है, ये एंटी पर्सनल माइंस बैन है, ठीक है। मतलब एंटी पर्सनल माइंस बैन है, ठीक है। इसमें प्रोहिबिट किया जाता है यूज का, स्टॉक पाइलिंग का, प्रोडक्शन का, ट्रांसफ़र ऑफ एंटी पर्सनल लैंड माइंस। तो जो लैंड माइंस होता है जिसे उड़ाया जाता है ना, जिसे नक्सलाइट तो लैंड माइन बिछा देता है, आप इसके पैर रखिएगा तो उड़ जाएगा, तो वो एंटी पर्सनल माइंस को बैन कर दिया गया है, ठीक है। इसमें ऑब्लिगेट क्लियरेंस ऑफ माइंड एरिया, विक्टिम असिस्टेंस, इंडिया, US, रसिया ने इसमें साइन नहीं किया है, ठीक है। तो पूछ सकता है ओटावा ट्रीटी किससे रिलेटेड है, तो एंटी पर्सनल माइंस बैन है, जिसमें पर्सनल समझो अधिकारी को उड़ाने के लिए जो लैंड माइंस है उसको रोक का बात किया गया है। उसका कोई बनाएगा ऐसा ऐसा लैंड माइन नहीं, ना उसको भंडार करेगा, ना वो किसी को देगा। इंडिया, US और रसिया इसको साइन नहीं किया है, ठीक है। फिर बांग्लादेश ने ज्वाइन किया है आर्टेमिस एकॉर्ड। आर्टेमिस एकॉर्ड को ज्वाइन करने वाला ये 54 कंट्री है। ये नासा लेड स्पेस एक्सप्लोरेशन पैक्ट है। नासा के द्वारा जो है आपका अंतरिक्ष में अन्वेषण करने के लिए, एक्सप्लोरेशन करने के लिए है, और अंतरिक्ष में वो लोग जाएंगे और उसमें पीसफुल और कोऑपरेटिव स्पेस का यूज करेंगे, ठीक है। फिर है एस्टोनिया। एस्टोनिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया है, ठीक है, और ये बोल दिया है कि जो EU का सिटीजन नहीं है वो लोकल इलेक्शन को लड़ नहीं सकता है। तो कोई भी लोकल इलेक्शन को नहीं लड़ सकता है वो जो आपका EU का नागरिकता नहीं है। वो एस्टोनिया ने ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर दिया है, ठीक है। और इसलिए ये किया गया है क्योंकि एस्टोनिया में रूस के लोग अधिक हैं, तो रूस जो है EU का मेंबर नहीं है, ठीक है। इसीलिए इस लोकल इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये लाया गया। फिर है जापान ने वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन लाया है। इसमें 3D प्रिंटिंग का यूज करके उसने रेलवे स्टेशन को डेवलप कर दिया, ठीक है। जो हाथुशिमा स्टेशन बिल्ड किया गया 6 घंटे से कम समय में 3D प्रिंटेड का यूज करके। और पहले जो ओल्ड वुडन स्टेशन होता था लकड़ी का, जो धीरे धीरे बनता था, इसमें 3D प्रिंटिंग का यूज करके वो इसका सबसे पहला जो है वर्ल्ड का 3D प्रिंटिंग रेलवे स्टेशन इन्होंने बनाया, ठीक है। फिर है इजराइल का हमारा है मोरैग एक्सिस सिक्योरिटी कॉरिडोर, ठीक है। इसमें क्या किया जा रहा है, जो खान यूनिस है और जो रफ़ा है गाजा स्ट्रिप पे, उस पे उसमें जो एग्रीकल्चर कॉरिडोर है खान यूनिस और रफ़ा बॉर्डर जो है गाजा स्ट्रिप में, उसमें इजराइल उसको कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पेन प्लस स्ट्रैटेजी। पेन प्लस स्ट्रैटेजी जो है वो आपका अफ्रीका का है, ठीक है, अफ्रीका के लिए है। ये रीजनल WHO प्लान है फॉर सीवियर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो गैर संक्रामक रोग अफ्रीका में तेज़ी से फैल रहा है, तो उसके लिए WHO ने रीजनल लेवल पे, अफ्रीका के लेवल पे ये लॉन्च किया है। अब ठीक है, याद रहेगा। तो पेन प्लस स्ट्रैटेजी किसका है, या पेन स्ट्रैटेजी किसका है, अफ्रीका के लिए है, WHO का है। फिर डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कंटिनेंट। तो ये जो है न्यूली डिस्कवर्ड सबमर्ज्ड, पानी में डूबा हुआ लैंड मास है, जो कनाडा में जो बैफिन आइलैंड है और ग्रीनलैंड उनके बीच में ये मिला है। बोला जाता है कि ये प्राचीन जो प्रायद्वीप है उसका कोई टुकड़ा था। तो आपसे पूछ सकता है डेविस स्ट्रैट प्रोटो माइक्रो कंटिनेंट कहाँ पे डिस्कवर किया गया, वो कनाडा और ग्रीनलैंड के बॉर्डर पे किया गया। उसके बाद है M4 नेचर प्रोजेक्ट। तो M4 नेचर प्रोजेक्ट जो है वो यूरोपियन यूनियन का है, जिसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करेगा किसके लिए, नेचर को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए। उसके बाद है उटुरुंकु उटुरुंकु वोल्केनो।
ज्वालामुखी ये बोलीविया में फटा था, बस इतना इतना इंपॉर्टेंट है। इंडिया श्रीलंका का डिफेंस कॉपरेशन पैक्ट हुआ है, ठीक है, रक्षा सहयोग समझौता हुआ है, ठीक है। फिर EZIE मिशन नासा का है, फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोजेट जी मैन इमेजिंग एक्सप्लोरर। इसमें क्या किया जा रहा है, जो ऑरल इलेक्ट्रोजेट्स है, ऑरल समझते हो, अरोरा आप समझते हो, अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोरियलिस है ना, जो आयोनोस्फीयर में बनता है, तो उसका वो स्टडी करेगा इस प्रोजेक्ट के द्वारा। तो आपसे पूछ सकता है EZIE मिशन किसका है, तो नासा का है, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर रसिया का न्यूक्लियर सबमरीन पर्म है, ठीक है, रसिया का परमाणु पर्म है। क्या है ये इसने लॉन्च किया है यासेन एम क्लास सबमरीन। तो रसिया का न्यूक्लियर क्लास सब जो हमारा सबमरीन है पर्म, उसने लॉन्च किया है यासिन एम क्लास सबमरीन को, ठीक है। इंडिया इटली का जो है हमारा इंडिया इटली IMEEC मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर फ्रेमवर्क को ज्वाइन कर लिया है किसने, इंडिया और इटली ने, ठीक है। उसके बाद है इक्वाडोर में इलेक्शंस हुआ, इक्वाडोर में इलेक्शंस हुआ और इसमें बाद में चलो कोई काम का नहीं है। फिर गैबन में इलेक्शंस हुआ, ठीक है, और वहाँ पे सत्ता परिवर्तन के बाद डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, ठीक है। उसके बाद है क्लाउस स्क्वैब रेजिग्नेशन, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद से क्लाउस स्क्वैब ने रिजाइन कर दिया, ठीक है। तो ये है। उसका चाइना ने एक हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया। हाइड्रोजन बम क्या होता है, जो हाइड्रोजन को जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसको हम लोग हाइड्रोजन बम बोलते हैं, ठीक है। और एटम बम क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसमें विखंडन होगा वो हुआ एटम बम, और जिसमें फ्यूजन होगा संलयन उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बम। तो चाइना ने हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया है और इसके द्वारा बाद में वो हाइड्रोजन बम भी बना लेगा, ठीक है। उसके बाद UAE जो है वो इंटरपोल एग्जीक्यूटिव कमेटी, इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है, उसका एग्जीक्यूटिव कमेटी में इलेक्ट हुआ, ठीक है। और WHO का एक पैंडेमिक ट्रीटी है के बारे में बात हो रहा है, जो अभी मसौदा स्टेज में है, ड्राफ्ट स्टेज में है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगर हम देखेंगे तो चंद्रयान 3 को चास्ट में एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। चास्ट एक्सपेरिमेंट हम लोग किए चंद्रयान 3 के लिए। चास्ट का फुल फॉर्म है चंद्राज सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इस टाइप का है जो सब सरफेस टेम्परेचर को, मतलब ये सरफेस है उसके नीचे के टेम्परेचर को ये मेंटेन करेगा चांद पे, चांद के साउथ पोल पे, ठीक है। और इसको विक्रम जो हमारा लैंडर था उसके द्वारा इसको वहाँ पे हम लोगों ने भेजा था, ठीक है। और ये साउथ पोल पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो है पानी का संभावना है। मतलब फ्यूचर में भी जो चाँद पे मिशन होगा, अगर पता चल जाएगा वहाँ पानी है तो और भी मिशन वहाँ बढ़ सकता है कि फिर देखा जाएगा वहाँ पे जीवन का, लाइफ का संभावना है या नहीं है। फिर हंसा 3 जो है वो आपका एयरक्राफ्ट न्यू जनरेशन का हंसा 3, ये 2 सीटर है, मतलब 2 लोग इसमें बैठेंगे। लो विंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाया किसको, CSIR ने बनाया, NAL, ठीक है। और इसमें आपका डिजिटल क्लास कॉकपिट है, बबल कैनोपी है, इलेक्ट्रिक फ्लैप्स है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखेंगे। किसके लिए है ये, फ्लाइंग क्लब्स के लिए और ट्रेनिंग के लिए बनाया गया हंसा 3। ये क्या है, एक तरह का एयरक्राफ्ट है ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। अभी हम लोग जो एयर ट्रेन करते हैं हमारे पायलट्स को, वो विदेश से लाते हैं एयरक्राफ्ट, लेकिन अगर ये भारत का ही बन गया है तो विदेश से हम लोग को लाने के लिए एयरक्राफ्ट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसी एयरक्राफ्ट में ट्रेनिंग हम लोग दे देंगे। फिर है नासा का पायनियर 11 मिशन है। ये एक तरह का रोबोटिक प्रोब है, ठीक है। रोबोट के द्वारा जांच किया जाएगा, देखा जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट है जिसमें सैटर्न के लिए लोग भेज रहे हैं, डायरेक्ट सैटर्न में वहाँ रोबोट भेजेंगे और रोबोट फिर वो जो है सनी का जो हमारा रिंग था उसको वो स्टडी करेगा। तो इसको भेजा गया था 1973 में, पायनियर 11 सैटर्न के लिए था, याद रखेंगे। और ये जुपिटर को भी स्टडी करेगा, ठीक है। उसके बाद है PSLV पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, POEM 4 बोलते हैं इसको। ये क्या करेगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई भी सेटेलाइट वापस आ रहा है, ठीक है, तो वो जल ना जाए फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण, इसलिए उसको कंट्रोल तरीका से वो भारत के एटमॉस्फेयर में घुसे, उसके लिए PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है, ठीक है। ये इसरो का PSLV C60 स्पेडेक्स मिशन का पार्ट है, ठीक। उसके बाद सोलर के बारे में स्टडी हुआ, सौर अध्ययन हुआ और आयरन ओपेसिटी के बारे में पता चला, लौ पारदर्शिता के बारे में,
क्या होता है, बोला जाता है कि सन के अंदर में आयरन है, ठीक है, और जितना हम सोचे थे उस आयरन का अपारदर्शी होने का, उससे वो 10 टाइम्स मोर जो है वो ओपेक है, ठीक है, जिसके कारण अगर वो बहुत ज़्यादा डार्क है, ओपेक है, तो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सोख लेगा, ठीक है, तो इसके कारण सन का जो एनर्जी है वो कोर से ट्रांसफ़र होकर सरफेस पे जाता है। उसके बाद है ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बायोमास मिशन है। इसमें उन्होंने क्या किया, वेगा सी रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया है फ्रेंच गुयाना से। ये पी बैंड रडार को यूज करेगा, फॉरेस्ट बायोमास को नाम मापेगा और कार्बन लेवल को मापेगा। ये पहला विश्व स्तर पे ग्लोबल लेवल मेजरमेंट किया जाएगा, फॉरेस्ट में कितना बायोमास है उसका, और कार्बन साइकिल को ट्रैक करेगा ये, ठीक है, और इसको किस ऑर्बिट में हम लोग कक्षा में डाले हैं, इसको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसको डाला गया है। उसके बाद 3 जॉर्जेज अंटार्कटिक आई टेलीस्कोप चाइना ने डेवलप किया है, ठीक है, कहाँ पे किया है, अंटार्कटिका में इन्होंने जोंगसान स्टेशन जो है चाइना का वहाँ पे किया है, ठीक है, तो बस इतना इसमें काम का है। उसके बाद है कोलोसल बायोसाइंस, यूएसए ने डेवलप किया है, ठीक है, ये आपका उल्फ रिसरेक्शन क्लेम है, ठीक है, डायर उल्फ रिसरेक्शन जो है वो क्लेम है। इसमें क्या किया जा रहा है, जो उल्फ का फोसिल है, भेड़िया का जो फोसिल है उससे हम लोग डीएनए निकाल रहे हैं, ठीक है, और डीएनए निकालने के बाद क्रिस्पर कैस9 जो टेक्नोलॉजी होता है उसकी मदद से ये जो डीएनए निकाले हैं उसको हम लोग एडिट करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ है, उसको बोलते हैं कोलोसल बायो साइंस, अमेरिका का है। फिर IISR न्यू टर्मरिक वैरायटी, IISR ने न्यू टर्मरिक वैरायटी डेवलप किया जिसका नाम है सूर्या, ठीक है, इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च ने किया, जिसका फुल फॉर्म है IISR, ठीक है, इसमें हाई जो है करक्यूमिन होता है, डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट आपको बना देगा और फार्मा का प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा और हल्दी का एक्सपोर्ट को भी ये बूस्ट करेगा। नेक्स्ट हम लोग स्पोर्ट्स से एक न्यूज करंट अफेयर देखते हैं, अप्रैल 2025 का। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 ब्राज़ील में हुआ था। इसको इंडिया यहाँ पे 6 मेडल जीता है, ठीक है, गोल्ड जीते हैं हितेश गुलिया ने, सिल्वर जीते हैं अविनाश जामवाल ने, और ब्रॉन्ज जीते हैं जादूमनी ने, ठीक है, और मनीष ने, और विशाल ने, और सचिन ने। तो मेनली गोल्ड का याद रखिएगा, गोल्ड और सिल्वर का, हितेश और अविनाश, ठीक है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप कहाँ हुआ, ब्राज़ील में हुआ। उसके बाद है IISF, ठीक है, शूटिंग के लिए होता है, ये ब्यूनस आयरिस अर्जेंटीना में हुआ, वर्ल्ड कप था 2025 का। इंडिया को 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मिला है, और चाइना के बाद ये सेकंड नंबर पे आता है। गोल्ड किसने जीता, शिफ्ट कौर समरा ने, रुद्राक्ष पाटिल ने, सुरुचि सिंह ने, और विजयवीर सिंधु ने, और मनु भाकर जो थी उन्होंने जो है वो एम्प्टी हैंडेड वापस आ गई मनु भाकर, उन्होंने जो ब्रॉन्ज जीती थी 2024 में वो मेडल नहीं जीती। फिर मियामी ओपन जो होता है वो आपका टेनिस का होता है, ठीक है, मियामी ओपन, इसमें विनर थी आर्याना सबलेंका, ठीक है। उसके बाद मोटो जीपी जो कार का रेसिंग होता है उसमें अमेरिका का था है ये मोटो जीपी, ठीक है, इसको जीते कौन, फ्रेंसेस्को बगनाइया बैगनाइया ने, ठीक है। फिर वंदना कटारिया कौन है, इंडिया वीमेन हॉकी की प्लेयर थी ये, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है, इंडिया की सबसे कैप्ड वीमेन हॉकी प्लेयर, मतलब लंबे समय तक सबसे ज़्यादा ये खेली। उसके बाद है फार्मूला वन, सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ था उसमें ऑस्कर पियास्त्री ने फर्स्ट जीता। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ था ऑस्कर पियास्त्री जीते। जापान का हुआ था मैक्स वेरस्टेपन ने जीता। फिर एशिया का रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का जॉर्डन अमन में हुआ था, गोल्ड जीते मनीषा ने, ब्रॉन्ज जीता अंतिम ने, सिल्वर जीता दीपक ने। फिर रोलेक मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 एटीपी टेनिस का होता है, विनर थे कार्लोस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, कहाँ हुआ 2025 का, बिहार में हुआ, ठीक है, ये फर्स्ट मेजर मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जो बिहार में हो रहा है, ठीक है, और कहाँ पे होगा, पटना, राजगीर, भागलपुर, गया, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसमें मेडल स्पोर्ट के रूप में सेप्टा क्राकोव इसको शामिल किया गया, सेप्टा ट्राका को पदक खेल में शामिल किया गया, ठीक है, और इसको स्पोर्ट्स एज डिमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट, और इस स्पोर्ट्स को प्रदर्शन खेल के रूप में जोड़ा गया, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट डेट देखते हैं, आप देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट अप्रैल 2025 का। 2 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, और इस बार का थीम था
एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अप्रैल 4 को मनाया जाता है इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। थीम था सेफ फ्यूचर स्टार्ट हियर। अब 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। थीम था हेल्दी बिगिनिंग्स हेल्दी फ्यूचर, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 15 को वर्ल्ड आर्ट डे। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे। इस बार का थीम था हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे। थीम था फूड इज मेडिसिन। अप्रैल 21 को मनाया जाता है नेशनल सिविल सर्विस डे। इस बार का 21 को मनाया जाता है ये वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस अर्थ डे मनाया जाता है। इस बार का थीम था आवर पावर आवर प्लैनेट, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। थीम था द रोल ऑफ लिटरेचर इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे, राज दिवस। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे। थीम था मलेरिया इंस विद अस, री इन्वेस्ट री इमेजिन एंड री इग्नाइट। ठीक है। नेक्स्ट पर्सन इन न्यूज और अपॉइंटमेंट देखते हैं अप्रैल 2025 का। तो के कस्तूरी रंगन, जिनका हाल ही में डेथ हो गया, ये फॉर्मर इसरो के चेयरमैन थे। नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 में आया था, उनके पीछे इन्हीं का रोल है। इनको पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिल चुका है। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, ठीक है, ये भी न्यूज में थे। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। सेकंड मोस्ट सीनियर मोस्ट जज थे सुप्रीम कोर्ट के, और ये अमरावती महाराष्ट्र के थे, और ये सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं जस्टिस रिटायर्ड दिनेश माहेश्वरी न्यूज में थे। इनको 23rd लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है। इसके पहले जो लॉ कमीशन था 22, उसके चेयरमैन थे जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, याद रखिएगा। और फर्स्ट चेयरमैन थे आपके लॉ कमीशन के, उनका नाम था MC सेतलवात। और लॉ कमीशन के बारे में ये एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी है, कोई एक्ट के अंडर नहीं बना है, और एडवाइजरी बॉडी है, और ये 1955 में बना था। इसका काम है लॉ को लेके मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को, कानून मंत्रालय को अपना सलाह देना, एडवाइस देना। उसके बाद रिचर्ड चैम्बरलिन, ठीक है, इनका डेथ हो गया। ये एक एक्टर थे अमेरिका का। फिर पॉप फ्रांसिस, आप पता है ये पोप थे, है ना। इनका डेथ हो गया, और ये 266 नंबर के पोप थे, और साउथ अमेरिका के से पहले पोप थे। इनका जन्म हुआ था अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में, और इनको इलेक्ट किया गया था पोप के रूप में 2013 में, और 2025 में इनका डेथ हो गया ड्यू टू हार्ट फेलियर, और ये सारा चीज़ है। उसके बाद है जस्टिस अरुण पल्ली, इनको पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जज बनाया गया। जज थे ये, बाद में इनको जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के रूप में इनको रिकमेंड किया गया नाम को। फिर अजय भूषण प्रसाद पांडे थे, ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे। ठीक है, इनको जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, का वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया। ठीक है। उसके बाद है मैरियो वर्गास लोएसा, ठीक है, तो इनका हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? ऐसे लिखते थे, बुक लिखते थे। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है लिटरेचर के लिए 2010 में। इनका फेमस वर्क है द टाइम्स ऑफ द हीरो, द ग्रीन हाउस, फीस्ट ऑफ द गोट। फिर कमोदिनी लाखिया, ठीक है, इनका अहमदाबाद में निधन हो गया। इंडिया का इनको मार्था ग्राहम बोला जाता है। ठीक है, ये आपका जो थे कथक कलाकार थे। कुछ प्लेस इन न्यूज़ देखते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, जिसको प्लांट ट्रीटी बोलते हैं, ये हुआ कहाँ? रोम में हुआ। ठीक है। करंट अभी इसमें जो है 35 फूड क्रॉप्स को शामिल किया गया है। 29 फॉरेस्ट प्लांट्स कवर्ड हुआ है अंडर MLS मल्टीलेटरल सिस्टम में। ठीक है। फिर है बाकू टू बेलिम रोड मैप टू 1.3 ट्रिलियन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क है। यूनाइटेड नेशन ने इसको लॉन्च किया था ताकि क्लाइमेट, जलवायु में जो पैसा चाहिए डेवलपिंग नेशन को, वो अरेंज किया जाए। टारगेट है कि 1.3 ट्रिलियन पर ईयर हमको 2035 तक चाहिए।
और COP29 जब बाकू अजरबैजान में हुआ था और COP30 बेलिम ब्राज़ील में हुआ था, तो इसको जो है फाइनलाइज़ करने का बात किया गया। फिर 6th बीमस्टेक समिट जो हुआ वो थाईलैंड में हुआ। इसका थीम है बीमस्टेक प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन। बीमस्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। पीएम मोदी ने यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट किया, जैसे बीमस्टेक बोधी का अनाउंसमेंट किया। बोधी का मतलब बीमस्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल रिसर्चर एंड डिप्लोमेट। ठीक है, फिर बोला गया कि बीमस्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाएंगे, एनुअल बीमस्टेक बिजनेस समिट करेंगे इंडिया में। ठीक है, इंडिया जो है 2025 का बीमस्टेक एथलेटिक्स मीट होगा इंडिया में। बीमस्टेक गेम्स जो होगा 2027 में इंडिया में होगा। और बीमस्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल जो होगा वो इंडिया में होगा। इसके अलावा बीमस्टेक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया गया। ठीक है, जिसमें बोला गया कि बीमस्टेक में जितने भी कंट्री हैं वो जिस तरह अपने देश के जहाज का वो ट्रीटमेंट करेंगे टैक्स वैक्स को लेके, उस तरह बाकी देश का भी करेंगे, उसी को नेशनल ट्रीटमेंट के बारे में बोला जाता है। फिर इंडिया को इलेक्ट किया गया यूनाइटेड नेशन ISAR। ISAR का है इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, ये जो है अंकटाड के अंडर में ये संस्था काम करता है। और इसका मकसद वही है कि ग्लोबल जो हमारा अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड्स है, लेखांकन का जो स्टैंडर्ड्स है, उसके मानक में सुधार करना, कॉरपोरेट डिस्क्लोजर में ट्रांसपेरेंसी लाना, ताकि जो कंपनियां हैं वो खुले पारदर्शी तरीक़े से सारा चीज़ डिक्लेयर करें। ठीक है। उसके बाद बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, BPFA बोलते हैं, 1995 में अडॉप्ट किया गया था 189 कंट्री के द्वारा। बीजिंग डिक्लेरेशन में जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता का और वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के बारे में बात किया गया। उसके बाद BRS कन्वेंशंस। ठीक है, इंडिया का सिविल सर्विस ग्रुप डिमांड कर रही है कि जो क्लोरोपायरीफोस है, एक तरह का पेस्टिसाइड है जो 40 से ऊपर देश में बैंड है, इंडिया में अभी भी यूज कर रहा है। तो सिविल सर्विस ग्रुप जो इंडिया के नागरिक समूह डिमांड करेगी इसको इंडिया में बैन करने के लिए। इसका यूज जो है वो कहाँ किया जाता है, सॉइल बॉर्न डिजीज को मारने में, फोलिएज फीड्स मतलब इंसेक्ट कीड़ा मकोड़ा को मारने में किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला प्रोडक्ट किसी फूड पे चला जाएगा, उसको हम खाएंगे तो मेमोरी का लॉस होगा, बर्थ डिफेक्ट ये सब हो जाएगा। यहाँ पे जो BRS है दोस्तों, BRS, बी का मतलब है बासल कन्वेंशन, आर का मतलब है रोटरडैम और एस का मतलब है स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है, तो BRS का क्या फुल फॉर्म है, बासल, रोटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन। फिर 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का न्यू दिल्ली में हुआ। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और कार्नेजी इंडिया ने इसको जो है वो होस्ट किया। फिर कुछ स्टेट न्यूज़ देखते हैं, तो वेस्ट बंगाल जो है वो ट्रिपल एलिमिनेशन इनिशिएटिव लेके आया है। ठीक है, ये WHO की मदद से लॉन्च किया गया है। इसमें महिलाओं को जो 3 बीमारी होती है, HIV, साइफिल्स और हेपेटाइटिस B, ट्रिपल उसको एलिमिनेट करने का बात किया गया 2026 में। इससे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। फिर असम ने लखपति बैदव प्रोग्राम शुरू किया है। ये 40 लाख वीमेन को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये टारगेट करेगा। इसमें 3 साल के लिए 35,000 रुपीज़ दिया जाएगा, प्लस ट्रेनिंग दिया जाएगा महिलाओं को। तमिलनाडु का है रिजोल्यूशन ऑन कच्छातीव आइलैंड। कच्छातीव आइलैंड है जिसको इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने श्रीलंका को दे दिया था, तो दोबारा से ये डिमांड करने की नहीं हमको वापस चाहिए, इसलिए रिजोल्यूशन लाएगा ऑन कच्छातीव आइलैंड कि जो इंडो श्रीलंका एग्रीमेंट हुआ था 1974 में, उसको रिव्यू करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट को बोली। ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है फर्स्ट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट बन रहा है छत्तीसगढ़ में। और कहाँ पे बन रहा है, तो छत्तीसगढ़ के कोरबा पे बन रहा है। इसको CSPGCL बना रहा है और भेल के साथ EPC कॉन्ट्रैक्ट है। EPC मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब ये भेल जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टर का काम करेगा। ठीक है, और डेवलप एक्चुअल में कर रहा है CSPGCL। ठीक है, तो याद रखिए फर्स्ट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कोरबा में बन रहा है छत्तीसगढ़ में। फिर महाराष्ट्र में 62nd नंबर का नेशनल मैरीटाइम डे मनाया गया। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में ही DPS फ्लेमिंगो लेक डिक्लेयर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। तो DPS जो फ्लेमिंगो लेक को कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में डिक्लेयर किया गया। ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व को हम लोग
पहले बताए थे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में इसको डिक्लेयर किया जाता है। तो ये फर्स्ट वेटलैंड है जो लिंक्ड है TCFS से, मतलब थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। उसको कंजर्वेशन स्टेटस दर्जा मिला। गुजरात ने लॉन्च किया है GP दृष्टि पोर्टल या दृष्टि इनिशिएटिव। दृष्टि का फुल फॉर्म है ड्रोन रिस्पांस एंड एरियल सर्विलेंस टैक्टिकल इंटरवेंशंस। तो गुजरात पुलिस ने लॉन्च किया, जिसमें ड्रोन के द्वारा और एरियल सर्विलेंस किया जाएगा। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाएगा ड्रोन के द्वारा, फास्ट रिस्पॉन्स होगा, मॉडर्न पुलिसिंग सपोर्ट मिलेगा। फिर है केरला और तमिलनाडु ने नीलगिरी ताहर सेंसस करवाया है। ठीक है, ये ज्वाइंट सर्वे इन लोगों ने कराया है। 256 सेंसस ब्लॉक्स में हुआ है। जो इराविकुलम नेशनल पार्क है, 50 ईयर्स ऑफ इराविकुलम नेशनल पार्क जब हुआ तो उसके रिस्पेक्ट में कराया गया। ठीक है, अगर नीलगिरी ताहर की बात करेंगे, एक तरह का बकरी ऐसा होता है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1 में है और IUCN के रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। ठीक है, इनका इसका साइंटिफिक नाम जो है वो है नीलगिरी प्रेगस हाइलोक्राइस। ठीक है, ये एकमात्र ऐसी बकरी है, ऑन्गुलेट है। ऑन्गुलेट का मतलब हो गया जिसके ये पैर है, तो पैर में जो ये लगा होता है लोकन, जिसको क्या बोलते हैं देखिएगा, ये गाय का पैर में से होता है ना नीचे, जिससे वो चलता है, तो उसको बोलते हैं खुर वाले जानवर। तो अंगुली इसके, ये भी एकमात्र अंगुलेट है जो पहाड़ पे रहती है और सिर्फ साउथ इंडिया में ही मिलती है। प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहा जो है वो 2022 से 27 तक चल रहा है। उसके बाद है पंजाब ने बैन कर दिया है हाइब्रिड पैडी सीड्स को लेके, उसने बैन कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो पैडी सीड, हाइब्रिड पैडी सीड है जिसका नाम है पूसा 44, वो एक टाइप है। वो वहाँ पे ज़्यादा वो पानी लेता था, ग्राउंड वाटर का डैमेज करता था, इन्वायरमेंटल डैमेज भी होता था। उसके बाद है महाराष्ट्र ने महागेन को MOU विथ रोसाटम रसिया। तो महाराष्ट्र का गेनको और रसिया का रोसाटम ने MOU साइन किया है। क्यों? न्यूक्लियर पावर जनरेशन में सहयोग करने के लिए। उसके बाद कुछ बुक्स देखते हैं, जैसे है केयरलेस पीपल, ए कॉशनरी टेल ऑफ पावर ग्रिड एंड लॉस्ट आइडियलिज्म। इसको लिखा है सारा विन विलियम्स ने। ठीक है, उसके बाद द इंडिया आई सॉ, एस अंबुजा गमल ने लिखा है। उसके बाद द ग्रेट कंसिलिएटर, लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, संजीव चोपड़ा ने लिखा है। उसके बाद कुछ मिसलेनियस देखते हैं। तो रेयर विजयनगर कॉपर प्लेट मिला है, दुर्लभ विजयनगर ताम्रपत्र मिला है। कहाँ पे? बैंगलोर में। कर्नाटक में हुआ करता था विजयनगर अंपायर का एरिया। ये आपको देवराय वन जो थे उनके समय का था और ये संगम डायनेस्टी के थे। आपको पता है कि ये लोग जो कॉपर प्लेट में जब किसी को दान देते थे तो उसमें लिखा जाता था, तो लैंड ग्रांट टू ब्राह्मण्स जब दिया जाता था, ठीक है, भूमि या अनुदान, तो इस पेपर प्लेट में लिखा जाता था। ठीक है, ये संस्कृत में लिखा हुआ है, कन्नड़ में और नागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। और इसमें वामन सील भी है, वराह एम्बलम नहीं है, वामन सील है। ठीक है, वामना अवतार भगवान श्री कृष्ण ने, विष्णु जी ने लिया था, वो सील है, वराह का सील नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट नॉन कोरोनेशन कॉपर प्लेट है विजयनगर अंपायर का। पहला जो है कॉपर प्लेट है विजयनगर अंपायर का जिससे कोरोनेशन के बारे में, मतलब वहाँ राज्याभिषेक के बारे में पता चलता है, यही इसी प्लेट से। ठीक है, उसके बाद है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, GI टैग। तो तमिलनाडु के कुंभकोणम बेटल लीफ, पान का पत्ता को मिला है, तंजावुर का था। तोवलई फ्लावर गार्लैंड, तोवलई पुष्पमाला कन्याकुमारी को मिला है। ठीक है, तो तमिलनाडु में जो GI टैग वाला प्रोडक्ट है वो 62 पहुंच चुका है। अगर तेलंगाना का बात करेंगे तो वारंगल चपाटा चिल्ली, टोमेटो चिल्ली को मिला है। और डिस्ट्रिक्ट फॉर ब्राइट रेड कलर एंड राउंडेड टोमेटो लाइक शेप। ठीक है, यहाँ गोल गोल टमाटर लाल लाल होता था, इसलिए मिला है। उसके बाद है न्यू चोला इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो नई चोला शिलालेख मिला है चोल राजा का 1000 AD के आसपास। कहाँ मिला है? सोमागिरी हिल्स में। कहाँ है सोमागिरी हिल्स? तमिलनाडु के मदुरई में। और बिगिंस विथ ऑनोरिफिक, मतलब सम्मान सूचक शब्द से ये वाला इंस्क्रिप्शन शुरू हुआ है, जहाँ पे राजा राजा मुम्बडी चोला के रूप में बोला गया है। ठीक है, उसके बाद GI टैग केरला के मिला है कनाडी पाया ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट को। फर्स्ट ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट है जो केरला से जिसको GI टैग मिला है। ठीक है, जिसको अब केरला में कुछ ट्राइब्स है जो इसको संरक्षित करते हैं, जैसे ओराली है, मन्नन है,
मुथुवा है, मलायन है और कादर है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो श्रीलंका गए थे, है ना, तो उसको लेके देखते हैं। तो वो विजिट किए थे श्री महाबोधि टेम्पल, अनुराधापुर जो श्रीलंका में है वो, ठीक है। और वहाँ पे सबसे पुराना पीपल का पेड़ है, ठीक है। बोला जाता है कि ये जो पीपल का पेड़ है वो बोध गया का एक शाखा को अशोक का जो बेटा बेटी था संघमित्र जो बेटी थी वो लेके गए थे, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है कौन, आपका अनुराधापुर का बोधि टेम्पल। उसके बाद जीआई टैग पश्चिम बंगाल से मिला है नोलेन गुर संदेश को, बरुईपुर गुआवा को, अमारपुकुर व्हाइट बॉन्ड को, मुर्शिदाबाद चन्ना बोरा को, बिष्णुपुर मोतीचूर लड्डू को, राधुनी पागल राइस को, और मैदा निस्तारी सिल्क याम को, मालदा निस्तारी सिल्क याम को, ठीक है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया कि चित्तौड़गढ़ जो फोर्ट है उसके आसपास कोई भी ब्लास्टिंग नहीं होगा 5 किलोमीटर के रेडियस में, क्योंकि चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो है राजस्थान में है, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने रूल दिया है कि गवर्नर का क्या रोल होना चाहिए जब कोई भी राज्य का बिल उसके पास आता है। तो ये स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर केस में चला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नर को जो भी काम करना है वो आर्टिकल 200 के अंडर में करना है और टाइम बाउंड मैनर में करना है, ठीक है। अगर गवर्नर ऐसा बिल को जो री इनेक्टेड बिल है, मतलब कोई बिल है एक्स, इसको भेजा गया गवर्नर के पास, गवर्नर ने वापस भेज दिया स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा में, फिर गवर्नर को ये स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया, फिर भेज दिया, तो ये जो बिल है फिर वापस इसके पास आया है, इस बिल को वो प्रेसिडेंट के पास रिजर्व नहीं कर सकता है, ये गलत माना जाएगा। तो रेफरल ऑफ री इनेक्टेड बिल्स टू प्रेसिडेंट इज इरोनियस इन लॉ, पुनः अधिनियमित विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजना कानून में गलत है। फिर गवर्नर कैन नॉट इंडिफिनिटली डिले एसेंट, ऐसा नहीं है कि कोई अगर बिल इसके पास आया ये लंबे समय तक उसको अपने पास रख सकता है बिना कुछ कहे, ये गलत होगा। फिर गवर्नर्स आर बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पे काम करना पड़ेगा। मस्ट गिव एसेंट इफ बिल्स आर रिप्रेजेंटेड आफ्टर री कंसल्टेशन, अगर दोबारा ये बिल गवर्नर के पास होता है तो उसको साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से करंट अफेयर आपका आज का कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। डेली आपका 10 बजे क्लास होता है, 10 से लेकर 11:30 बजे रात तक, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में है।